हेलो गाइस, फंडामेंटल राइट के जो कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है? ए ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति दे रखी है, पावर दे रखी है, वो आर्टिकल 32 के तहत दे रखी है। एंड जो हाई कोर्ट है उसको पावर दे रखी है, वो आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दे रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? ए वाद्य योग्य, बी अवाद्य योग्य, सी लचीले हैं, डी कठोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाध्य योग्य। बाध्य योग्य का मतलब होता है जस्टिशिएबल। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में। जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, एंड हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। तो ये कैसे हैं? ये वाद्य योग्य है, यानी कि इनका उल्लंघन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अवाद्य योग्य का मतलब होता है जो जस्टिशिएबल नहीं है, उनके उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो उसका मतलब तात्पर्य हुआ अवाद्य योग्य है ये। और वो क्या है? डीपीएसपी है, अवाद्य योग्य है, जिनका उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में उनको लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इसमें ये एक आईएएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें इन क्वेश्चन में क्या किया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है। तो उसने पूछा कि फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यह संविधान में उल्लिखित होता है। फंडामेंटल राइट को लेकर ये कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है जो कि अलिखित संविधान है, उस संविधान को लिखित नहीं किया गया, लेकिन जो ब्रिटेन के सिटीजन्स हैं उनको भी तो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए ए बी सी तीन में फर्स्ट ऑप्शन थे तो तीनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए डी ऑप्शन में क्या है? सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। इस ऑप्शन को हम देखेंगे कि यह प्रजातांत्रिक होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रजा के लिए ही होता है। थर्ड है, यह लोक कल्याणकारी होता है, बिल्कुल इसमें लोक के कल्याण का जो जनता होती है उसकी कल्याण की बात की गई होती है। और फिफ्थ, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 13 में कहा भी गया है हमारे में कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो इन अधिकारों को, यानी कि पार्ट 3 में जो हमारे राइट्स उपलब्ध करा रखे हैं उनको नल एंड उनको छीनती या न्यून करती हो। जो ये अधिकार, जो भी कानून बनाया जाएगा वो कैसा हो जाएगा? नल एंड वॉइड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेट किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कब? जब आपातकाल लगाया गया हो। आर्टिकल आप डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपातकाल लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आपातकाल को, इमरजेंसी को लगाया जाता है आपके आर्टिकल 352 के तहत। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन यहीं पे पूछा जा सकता है कि दो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी निलंबित नहीं होते हैं? तो एक हो जाएगा आपका आर्टिकल 20 एंड सेकंड वन है आपका आर्टिकल 21। ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी निलंबित नहीं होते हैं। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 359 कहता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 20 में क्या है? जो अपराधी वर्ग होता है, जो जेल में बंद अपराधी होते हैं, उनको भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार उनको भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो आर्टिकल 20 कभी निलंबित नहीं होता है। और आर्टिकल 21 होता है जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने के अधिकार पे चाहे इमरजेंसी लगवा दी जाए या कोई भी विपत्ति आ पड़ी हो, किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट। लेकिन दो ऐसे राइट हैं जो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। एक तो आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। और ये कौन कहता है? तो ये आर्टिकल 359 कहता है कि 20 और 21 को इमरजेंसी की सिचुएशन में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट 12 से 35 में जो अवेलेबल हैं और जो हमें दिए गए हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 12 से 35 और किस भाग, अगर भाग पूछ लेता कि किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? भाग 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? समानता के अधिकार की उन्होंने बात की है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक समानता का अधिकार है उसके प्रबंध किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन्हीं के बीच में होगा। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है आर्टिकल 18 तक। देखिए 13 अपने आप गलत हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। सेकेंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट और फोर्थ करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है? तो इसमें से कुछ शब्द हैं जो समझाऊंगी तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा है वो प्रदान की गई। तो देखिए एजुकेशन, उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनमें क्या हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। एजुकेशन इंस्टीट्यूट दो तरह के होते हैं, एक तो गैर सरकारी होंगे जो सरकारी नहीं होगा, और गैर अनुदान जिनको किसी एनजीओ या सरकार की तरफ से भी अनुदान नहीं दिया जाता है। तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, एससी और एसटी की रिजर्वेशन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 5 है उसमें ये बात की गई है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या जिसको गैर अनुदान प्राप्त भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन उपलब्ध कराया जाएगा। जो इस वर्ग से संबंधित छात्र होंगे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 13। कल पढ़ाया गया था कि आर्टिकल 13 है उसमें ये बात की गई है कि इस भाग में जो पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों को उपबंध कराया गया है तो उसके लिए संसद या राज्य विधान पालिकाएं कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में यानी कि जो फंडामेंटल राइट उपलब्ध हैं उनको छीनती हो या उनको कम करती हो। इस जो विधि बनाई जाएगी संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 326 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है? वोट डालने का अधिकार है। आर्टिकल 326 वो भी किस वर्ष के लोग डाल सकते हैं? अगर आपकी एज 18 वर्ष के आप हो जाते हो तो आपको वोट डालने का राइट मिल जाता है। पहले जो ये एज थी, आयु सीमा थी, उसको वो 21 वर्ष थी जब आजाद हुए थे या जब उस टाइम पे, लेकिन इसको फिर अब घटा के कितना कर दिया कि 18 वर्ष का अगर कोई भी नवयुवक हो जाता है तो वो वोट डालने का राइट उसको प्राप्त हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लिख लीजिएगा इसको। 61वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो वोट डालने की जो उम्र सीमा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13। बाकी मैंने तीनों आर्टिकल समझा दिए कि किसमें क्या है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है यानी कि राइट टू फ्रीडम है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया जो है आर्टिकल 13 से आर्टिकल 22, 32 से 19। तो ये सारे ही गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी कहीं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक 4 अनुच्छेदों में दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 19 से लेके 22 तक, और ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। मैंने बताया भी था कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें कुछ राइट होंगे जो सिर्फ आपके इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त होंगे और कुछ होंगे जो आपके इंडियन सिटीजन्स को भी होंगे और प्लस फॉरेनर्स को भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये चीज को समझा देती हूँ कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो आपके इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त हैं और फॉरेनर्स को भी प्राप्त हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे आर्टिकल ऐसे राइट आपको बताने हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हैं।
हैं, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 15 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ, 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे आपके जो आर्टिकल या फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ किसको प्राप्त है, ये ओनली आपके इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 बाकी सारे आपके इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त है और फॉरेनर्स को भी प्राप्त है। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल के तहत आ जाता है? ये आर्टिकल 19 के तहत आ जाता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो करेक्ट हो जाता है। कानून की समझ क्षमता यानी कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे, ये आर्टिकल 14 में बात की गई। आर्टिकल 14 कहीं भी देख लीजिए तो ये किस में आ जाएगा? आर्टिकल 14 इंडियन सिटीजन्स प्लस फॉरेनर, ये फॉरेनर को भी प्राप्त है कि कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे। तो ये क्या होता है? ये गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो देखिए 29 या 30 ये दोनों ही अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 21 में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप आर्टिकल 21 कहीं नहीं दे रखा है जो इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हो, तो ये किसको? आर्टिकल 21 इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति हो चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। तो इसके तहत आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वो आपने ऑप्शन में देख लीजिए आप क्या किस आर्टिकल में या किस ऑप्शन में ये आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड ओनली आपके सिटीजन्स को ही प्राप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं दे रखा है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है और आर्टिकल नहीं दे रखे हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा तो इसको स्किप कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किस ऑप्शन के अंतर्गत या किसके अंतर्गत उसको वर्गीकृत किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी ऑप्शन है समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपकी समानता की बात की गई है, तो ये किस में आ जाएगा? तो आर्टिकल 15 आप देखिए यहाँ पे किस में आ रहा है? समानता के अधिकार में आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है ये 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से अनुच्छेद है? ठीक है, समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो ये देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है 16 से 20, बी ऑप्शन है 15 से 19, सी ऑप्शन है 14 से 18, डी ऑप्शन है 13 से 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 14 से 18। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था कि राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जाति एससी तथा एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, ये ऑप्शन भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो देखिए वैसे भी एससी या एसटी की जो बात की गई है उनको मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए आप आर्टिकल जो 20 है उसमें क्या है, जो अपराधी होते हैं उनको भी कुछ संरक्षण दिया गया है मौलिक अधिकारों के तहत, उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो आर्टिकल 20 में बात की गई है। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में जितने भी राजा महाराजा पहले लिया करते थे, आपने किसी मूवीज में देखी होंगी बॉलीवुड की, तो उसमें कई राजाओं के द्वारा क्या होता है कि उपाधियां ली जाती थी, जैसे महाराजाधिराज पधार रहे हैं या राजा या महाराजाधिराज हुए, राजाओं के राजा हुए। तो इस तरह की जितनी भी उपाधियां हैं उनको सबको समाप्त किया गया है। तो ये आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो उसी में जितने भी आपके एससी या एसटी जनजातियां हैं उनको मौलिक सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है पूछा है उसमें। ठीक है, ये है कानून के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है सामाजिक समानता, सी ऑप्शन है अवसर की समानता या डी ऑप्शन है आर्थिक समानता। तो इसमें हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट के तहत इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन कानून के समक्ष समानता जो कि है आर्टिकल कौन सा है? 14 है, जिसमें कहा गया कि कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे। बी ऑप्शन सामाजिक समानता
तो सामाजिक समानता के लिए आर्टिकल 15 है, जिसमें कहा गया है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ आपका क्या नहीं किया जाएगा, धर्म के, मूल वंश, लिंग और जन्म, जाति, इन सब के आधार पर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में ये दिया गया है। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के साथ अगर वो योग्य है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग को लेकर। यानी कि नौकरियों में या राज्य के तहत जो हमें सरकारी जॉब्स होती हैं उसमें किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सी ऑप्शन भी हमें दे रखा है मूल अधिकार के तहत, लेकिन आर्थिक समानता की बात किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल में नहीं की गई है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है या कौन से मतलब जो सम्मिलित होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, मैंने बताया था कि जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 2 आर्टिकल्स में आता है। एक तो हो गया आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 23 एंड जो सेकेंड वन है वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 23 और जो सेकेंड वन है वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 24। ठीक है। तो आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में जो मानव का देह व्यापार हुआ करता था पहले, या बंधुआ मजदूरी हुई, महिलाओं को भी जो देह के लिए बेचा जाता था, जो वैश्यागिरी होती थी उसमें, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है। बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। बंधुआ मजदूरी होता है बेगारी, यानी कि किसी व्यक्ति को बिना उसके बिना मतलब जैसे मैंने ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे इसका कुछ वेतन मिल रहा होगा, लेकिन अगर यही कार्य मुझसे बिना वेतन दिए कराया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का बेगारी हो जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य का वेतन प्राप्त ना हो, इसी को बंधुआ मजदूरी या बेगारी बोलते हैं। तो आर्टिकल 23 में इसको समाप्त किए जाने की बात की गई है। आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। तो अब उसमें देख लीजिए क्या क्या सही हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, बिल्कुल करेक्ट, आर्टिकल 23। ठीक है। सेकंड है अस्पष्टता का उन्मूलन, जो कि करेक्ट नहीं है, ये आर्टिकल 17 में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। आर्टिकल 3 मतलब सॉरी 3 ऑप्शन है वो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई, तो किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो आपके आर्टिकल 29 के तहत की गई है। ठीक है। ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के तहत, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा गया है। ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, कारखाना और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 24। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल जो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहे हैं, बी ऑप्शन में आ रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट और फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पे नहीं लगाया जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 17 में क्या अस्पृश्यता की बात की गई, अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 में क्या उपाधियों को अंत किया गया है, जितने भी राजा महाराजा अधिराज की उपाधियां ली जाती थी उन उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का जो दुर्व्यापार होता है, मानव को बेचा जाता है और जो बंधुआ मजदूरी होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो डी इज द करेक्ट आंसर, रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो इसका भी डी ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फंडामेंटल राइट के जो टॉप 20 क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है वो डिस्कस किए हैं। आगे हम और 21 से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, जुड़े रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।